हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों समझाएंगे। बच्चों, कुछ दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उसका रीज़न यही था कि बच्चों टाइम और थोड़ा तबीयत को लेके दिक्कत थी, बट आई एम फिट। अब मैं आपके सामने पूरी तरह फिट होकर ही आया हूं, तो अब आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होंगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा और वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, क्योंकि 6.1 तो हम कंप्लीट करा चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो बात करेंगे इस एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, तो उसका रीज़न यही रहता है कि वो बच्चे या तो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और अच्छे से समझते नहीं है जो भी बात उन्हें समझाई जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से जो भी मैं कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊँ उसको आप हर चीज़ को नोट कीजिएगा और दिमाग के अंदर फीड कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई जो आज मैं समझाने वाला हूँ, तो फिर इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट रहते हैं बच्चों के इस एक्सरसाइज को लेकर। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि सर इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रॉब्लम को, लेकिन उसका रीज़न यही है यार, देखो अगर आपको बाकी में किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो यार देखो दो चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेंगी। एक तो बोर्ड पे जो मैं लिखा रहा हूँ वहाँ फोकस करना पड़ेगा और जो मैं बोल रहा हूँ दोनों पे फोकस करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम तभी होती है जब ये इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो आप मिस कर जाते हो। तो यार ये चीज़ें देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं मेहनत से तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है और वीडियो को रेगुलर और पूरा देखना बहुत ज़रूरी है अगर बाकी में आप अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज़ को मिस मत किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए तो बेसिकली हम बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ेंगे? हम बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान होने के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है, ह्रासमान कब होता है और वर्धमान कब होता है, इसी के ऊपर सिंपल कॉन्सेप्ट चलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, किसके ऊपर बात करने वाले हम? फलन का वर्धमान व ह्रासमान होना। ठीक है, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एनी फंक्शन। तो इसके लिए बच्चों सपोज देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है बच्चों, माना y बराबर fx कोई फंक्शन है और ये जो फंक्शन है बच्चों कैसा फंक्शन है? एक रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है। ठीक है, और इसका कोई डोमेन मान लेते हैं x बिलोंग्स टू r, इट्स अ डोमेन। ठीक है, ये इसका डोमेन है कोई रियल नंबर पर। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है बच्चों? रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है। और आप जानते हैं बच्चों किसी भी वास्तविक फंक्शन को, अगर कोई फंक्शन रियल है, वास्तविक है, तो हम उसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, तल होता है कार्तीय तल, उसके ऊपर हम अगर कोई फंक्शन रियल है तो उसका जो ग्राफ है वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, किसी भी फलन का वर्धमान या ह्रासमान होना, और फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है, और हम यहाँ पर डेरिवेटिव के माध्यम से भी समझेंगे कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है, यानी कोई भी फंक्शन कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा, हर बात समझ में आएगी। तो सपोज कि हमारे पास y बराबर fx कोई रियल फंक्शन है और इसका डोमेन कोई भी r है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि रियल फंक्शन का ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों 4 स्थितियां पैदा होंगी आपके सामने ग्राफ बनने की। इसकी 3-4 स्थितियां बनेंगी, उनको समझ लेते हैं कौन कौन सी। देखिए, हो सकता है कि अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं
तो वो ग्राफ कुछ एक्स वाई प्लेन पर कुछ इस टाइप से बने कि वो कुछ इस तरीके से बने, ऐसे करके, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये y बराबर एफ एक्स इसका ग्राफ हो सकता है, या फिर जरूरी नहीं है वो ग्राफ ऐसे ही बने, वो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। यानी क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं, हम उन सभी ग्राफों को यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो ग्राफ कुछ इस टाइप का बने बच्चों, कुछ ऐसे करके इस तरीके से, ये y बराबर एफ एक्स, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है वो ऐसा ही बने, वो ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ ऐसे कि कुछ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। या फिर वो ऐसे भी बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है ग्राफ बनने की। कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, या फिर वो ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सकता है बच्चों, कुछ ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो ये अगर हम किसी रियल फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो इतनी पॉसिबिलिटी बनती है उसके ग्राफ बनने की। यानी हो सकता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा हो, ठीक, या फिर वो इस तरीके से आ रहा हो या जा रहा हो, ठीक है, या उसकी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, और ये भी और ये भी। तो ये 5 पॉसिबिलिटी थी किसी भी फंक्शन के ग्राफ बनने की। यानी अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि हमने सोचा कि ऐसे ऐसे ग्राफ बन सकते हैं। अब बच्चों ये ग्राफ के माध्यम से आप समझिए, अगर हम किसी रियल फंक्शन का ग्राफ बनाएं और वो इस तरीके से बच्चों बढ़ता जाए, ये ग्राफ बढ़ रहा है बच्चों, देखो नीचे से शुरू हुआ और ऊपर की ओर ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके ग्राफ में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, लगातार वृद्धि। भाई ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, और कहीं भी यहां से इस ग्राफ ने बनना स्टार्ट किया नीचे से, और ये ग्राफ उठता गया। देखिए कहीं भी ये ग्राफ एक बार उठा तो नीचे नहीं आया, मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूसली जो है ये बढ़ता गया है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हम खींचें और उसका ग्राफ बढ़ता जाए तो ऐसी स्थिति आएगी, तो जब हम कहेंगे बच्चों कि फंक्शन जो है, जिस फंक्शन का आपने ग्राफ खींचा है और उस अगर फंक्शन का ग्राफ लगातार बढ़ता जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है निरंतर वर्धमान है बच्चों। कैसा है, निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा इस टाइप से, तो हम बोलते हैं कि फलन निरंतर वर्धमान है। फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है, क्योंकि निरंतर ये ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे ऐसी स्थिति में कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। अगर बच्चों किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार नीचे की ओर गिरता आए, ये गिर रहा है फंक्शन का ग्राफ, यहां से स्टार्ट हुआ और ये नीचे डायरेक्ट गिरता आया, ना तो कहीं रुका ये ना बढ़ा, एक बार इसने गिरना स्टार्ट किया तो ये ग्राफ देखिए गिरता आ रहा है। तो इसका ग्राफ जो है निरंतर डिक्रीजिंग हो रहा है, निरंतर कमी हो रही है, ग्राफ नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार नीचे गिरता आए तो हम बोलेंगे कि वह फंक्शन जो है वो निरंतर हास्यमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चों को, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो फंक्शन है वो निरंतर कैसा है बच्चों, हास्यमान है, निरंतर हास्यमान है, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ गिरता जाए लगातार तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो निरंतर हास्यमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर क्या हुआ, पहले इसका ग्राफ थोड़ा बढ़ा और फिर उसी पॉइंट पर आगे चलता रहा ना, मतलब क्या हुआ कि पहले बढ़ा, उसके बाद ना बढ़ा ना घटा, उसी बिंदु पर आगे बढ़ता रहा एज इट इज, फिर थोड़ा सा बढ़ा,
फिर उसी बिंदु पे आगे चलता रहा, ठीक है। यानी पहले बढ़ा, फिर उसी बिंदु पे आगे चलता रहा, फिर बढ़ा, फिर उसी बिंदु पे आगे चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यानी पहले ग्राफ बढ़ा, फिर रुका और उसी बिंदु पे आगे चला, फिर बढ़ा, फिर रुका, उसी बिंदु पे आगे चला। तो अगर ऐसा ग्राफ किसी फंक्शन का बनेगा, किसी रियल फंक्शन का ग्राफ अगर इस टाइप का बनेगा, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है ओनली डिक्रीजिंग है, यानी सिर्फ वर्धमान है। यानी बढ़ा, कम तो हुआ ही नहीं, फिर उसी पॉइंट पे चला, फिर बढ़ा, ठीक है। यहां लगातार नहीं बढ़ रहा है, यहां क्या था बच्चों, लगातार बढ़ रहा था, इसलिए हमने इसको निरंतर वर्धमान कहा। यहां लगातार नहीं बढ़ रहा है, पहले बढ़ा, फिर रुका, उसी पॉइंट पे चला, फिर बढ़ा, यानी बढ़ा, फिर रुका, फिर चला, फिर बढ़ा, ठीक है। तो लगातार तो नहीं बढ़ा ना, तो लगातार नहीं बढ़ा, तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीज इसलिए नहीं कहेंगे बच्चों, जब वो लगातार नहीं बढ़ रहा है। यहाँ लगातार बढ़ रहा था तो हमने इसलिए इसको निरंतर वर्धमान कहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा। बट यहाँ फंक्शन का ग्राफ लगातार नहीं बढ़ रहा है, पहले बढ़ा, फिर उसी पॉइंट पे एज इट इज चलता रहा, ना बढ़ा ना घटा, फिर बढ़ा, फिर वही चलता रहा। तो इस टाइप का अगर फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो हम ऐसी स्थिति में बोलेंगे बच्चों कि जो fx है, जो फलन है वो वर्धमान है, फलन वर्धमान होगा, ठीक है। फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, यानी उसका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों ग्राफ नंबर 4 की। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों क्या हुआ कि ग्राफ देखिए गिरा, इस तरीके से मान लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, तो ये ग्राफ ने गिरना स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक तो ग्राफ गिरा, फिर उसी पॉइंट पर एज इट इज आगे चला, फिर गिरा, फिर आगे चला, फिर गिरा। यानी यहां लगातार फंक्शन का ग्राफ नहीं गिरा है, यहां पहले कुछ ग्राफ गिरा, फिर उसी पॉइंट पर ना बढ़ा ना घटा, उसी पॉइंट पर आगे चलता रहा, फिर गिरा, फिर आगे चलता रहा, फिर गिरा, यानी रुक रुक के गिरा, एक साथ लगातार नहीं गिर रहा है यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ। पहले गिरता है, फिर उसी पॉइंट पे आगे चलता है, फिर गिरता है, फिर उसी पॉइंट पे आगे चलता है, फिर गिरता है। इट मींस कि कंटिन्यूअसली फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, लगातार फंक्शन का ग्राफ नहीं गिर रहा है, रुक रुक कर गिर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी, अगर ऐसा फंक्शन का ग्राफ बनेगा, तो हम बोलेंगे कि फलन f(x) हास्यमान है। क्या है बच्चों, हास्यमान, हास्यमान। यहां पर निरंतर शब्द यूज हो रहा है, यहां पर निरंतर शब्द नहीं यूज हो रहा। उसका रीजन यही है कि निरंतर का मतलब है लगातार बढ़ रहा था, लगातार गिर रहा था, इसलिए निरंतर वर्धमान, बढ़ रहा है तो निरंतर वर्तमान, गिर रहा है तो निरंतर हास्यमान। और यहाँ बढ़ा, फिर रुका, उसी पॉइंट पे चला, फिर बढ़ा, तो रुक रुक के बढ़ा, तो ओनली वर्धमान, सिर्फ फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, वर्धमान होगा। यहाँ गिरा, फिर रुका, फिर गिरा, फिर रुका, तो यहाँ पर गिर तो रहा है बट रुक रुक के गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वो जिस भी फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन हास्यमान होगा, ठीक है। अब लास्ट ग्राफ और आपका बचता है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों क्या है कि फलन का ग्राफ यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्ट है यहाँ से, तो यहाँ से बच्चों क्या हुआ कि फंक्शन का ग्राफ गिरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो फंक्शन का ग्राफ गिरा है। यहाँ पर देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है और ये गिरता गया है यहाँ तक, लेकिन इसके जस्ट बाद ये ग्राफ देखो यहाँ से उठा है, फिर से ये उठता गया है, ग्राफ बड़ा है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति कैसी पैदा हो रही है बच्चों कि जितना फंक्शन का ग्राफ गिरा उतना ही उठ गया, ठीक है। जिस इंटरवल में, जिस अंतराल में फंक्शन का ग्राफ गिरा उतने ही अंतराल में फंक्शन का ग्राफ उठ गया, मतलब जितना गिरा उतना ही बढ़ा, जिनका जितना डिक्रीज हुआ फंक्शन का ग्राफ उतना ही इंक्रीज हो गया। इट मींस इंक्रीज एंड डिक्रीज कट हो गए, जितना बढ़ा उतना ही कम हो गया, तो कट गया, वो तो जीरो हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि फंक्शन का ग्राफ जितना इंक्रीज हो उतना ही डिक्रीज हो जाए, ठीक है, जितना इंटरवल में वो इंक्रीज हो उतने ही इंटरवल में अगर वो डिक्रीज हो जाए, जितना बढ़े उतना ही घट जाए फंक्शन का ग्राफ, तो ऐसी स्थिति में फलन ना तो वर्धमान होता है और ना ही हास्यमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो f(x) है ना तो वर्धमान होगा, ना तो वर्धमान, ना तो हास्यमान होगा, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन का ग्राफ जितना बढ़ रहा है उतना ही गिर जाए तो इट मीन्स कि फंक्शन
नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो समझ में आया? ग्राफ के माध्यम से किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो अगर उस फंक्शन का ग्राफ डायरेक्ट बढ़ता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे हम फंक्शन का ग्राफ क्या है, फंक्शन जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार गिरता जाए तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहां पर क्या है, पहले बढ़ा फिर रुका उसी पॉइंट पे चला, फिर बढ़ा फिर रोका उसी पॉइंट पे चला, यानी घट नहीं रहा, बढ़ रहा है बट रुक रुक के बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ओनली क्या होगा बच्चों, यहां पर जो फंक्शन होगा ओनली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यहां पर घटा फिर रुका उसी पॉइंट पे चला, फिर घटा फिर आगे चला, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग होगा बच्चों, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीजिंग। और यहां जितना बढ़ा जितना गिरा ग्राफ उतना ही बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ग्राफ के माध्यम से। अब अगर किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में अगर हम आपको समझाएं कि किस तरीके से कोई फंक्शन जो है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के माध्यम से आप समझ गए, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ पर्टिकुलर डेफिनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे बात बच्चों नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए मैं आज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और बात को बच्चों अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना आए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई वही y बराबर हमारे पास fx कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसका डोमेन कोई है x बिलोंग्स टू r, ये क्या है बच्चों, डोमेन है कोई, ठीक। तो क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए हमने इसके डोमेन में से कोई डोमेन क्या है, रियल नंबर का है, ठीक है। तो हमने वहां से कोई 2 पॉइंट ले लिए सपोज। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे फंक्शन की जो है इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, वर्धमान कब होगा फलन, वर्धमान के लिए, ठीक है, वर्धमान के लिए। यदि बच्चों सपोज कि हमने कोई 2 पॉइंट लिए इसके डोमेन से x1 व x2, ठीक है, और ये दोनों जो बिलोंग कर रहे हैं ये कर रहे हैं इसके डोमेन से, ठीक है। इसके डोमेन से हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए x1 व x2, और यहाँ पर हमने कंडीशन इस प्रकार से बनाई कि जो x1 है वो लेस देन है x2 से, यानी x1 छोटा है x2 से, ठीक है। फंक्शन के जो हमने डोमेन लिए हैं, ये जो पॉइंट लिए हैं, ये हमने कंडीशन इस प्रकार से बनाई कि जो x1 है बच्चों वो छोटा है x2 से। तो फिर बच्चों क्या स्थिति पैदा होगी, देखिए बच्चों, x1 इज लेस देन x2, यानी हमने 2 पॉइंट लिए हैं x1 x2 डोमेन से लिए हैं, अगर x1 x2 से छोटा है, ठीक है, x1 x2 से छोटा है, और इन पॉइंट्स पर x1 x2 पर हमने इंप्लाइज दैट इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, ठीक है। जो भी हमने x1 x2 2 पॉइंट्स लिए हैं इसके डोमेन से, हमने माना कि जो पहला पॉइंट है वो x1 x2 से छोटा है, ठीक है, और हमने इन पॉइंट्स पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू यानी f(x1) निकल के आई फंक्शन की वैल्यू x1 पर, भाई x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई f(x1), और x2 पॉइंट पे सपोज फंक्शन की वैल्यू निकल के आई f(x2), और ये जो वैल्यू है x1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है f(x1) वो लेस देन या इक्वल आ जाए x2 पर फंक्शन की वैल्यू से, ठीक है।
यानी इस पॉइंट पर जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है fx1, इस पॉइंट पर निकाली गई वैल्यू fx2 से छोटी या किसी किसी पॉइंट पे बराबर भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है y बराबर fx वो वर्धमान होगा। समझ में आया? ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट्स हमने x1 व x2 फंक्शन के डोमेन से लिए, जो कि फंक्शन एक रियल है, और कंडीशन ली हमने कि x1 इज लेस देन x2, यानी x1 छोटा है x2 से, और उस पॉइंट पर फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू आई fx1 और x2 पर आई फंक्शन की वैल्यू fx2, और fx1 छोटा हो या किसी किसी पॉइंट पर बराबर भी हो fx2 के, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो फलन है वो हमारा क्या होगा? वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, फलन क्या होगा? वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और दूसरा पॉइंट बच्चों, यदि निरंतर वर्धमान के लिए, यहां पे निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? उसका लिए क्या होगा बच्चों कि यदि हमने यही x1 x1 इज लेस देन x2, यानी x1 x2 से क्या है? छोटा है। ठीक है। और इन पर इंप्लाइज डेट हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो जो fx1 है यानी जो फंक्शन की वैल्यू है fx1 वो सिर्फ छोटी आए fx2 से, यानी इस पॉइंट पर निकाली गई फंक्शन की वैल्यू fx1 और इस पॉइंट पर निकाली गई वैल्यू fx2 से अगर ये सिर्फ छोटी आती है, ऊपर क्या था कभी कभी किसी पॉइंट पे बराबर भी आई थी, यहाँ बराबर नहीं आएगी, सिर्फ छोटी होगी, यानी x1 छोटा है x2 से और इन पर निकाली गई वैल्यू fx1 छोटी होगी fx2 से, तो फलन क्या होता है बच्चों? ऐसी स्थिति में निरंतर वर्धमान होता है। समझे? x1 छोटा है x2 से, अगर fx1 fx2 से छोटा है या किसी पॉइंट पे बराबर भी आ जाए तो ओनली वर्धमान होता है, और सिर्फ छोटा ही आए, सिर्फ और सिर्फ छोटा ही आए fx1, यानी छोटे बिंदु पर फंक्शन का मान छोटा आए बड़े बिंदु पर बड़े मान से, तो फिर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वर्धमान होगा। ठीक है बच्चों। इसी टाइप से सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों हास्यमान का। ठीक है, हास्यमान का, हास्यमान में क्या होगा बच्चों? इसमें देखिए यदि x1 इज लेस देन x2, यानी x1 x2 से छोटा है, ठीक है, तो इंप्लाइज डेट और इन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो जो fx1 है वो fx2 से क्या आ जाए? fx1 है fx2 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए, बड़ा आए या बराबर आए, यानी पॉइंट तो छोटे हैं, यानी x1 छोटा है x2 से और छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें वो बड़ी आए, और बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें वो छोटी आए। उल्टा चक्कर है यहाँ पर छोटे पॉइंट पर निकाल रहे थे फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही थी या बराबर आ रही थी, यहाँ छोटी आ रही थी और बड़े पे बड़ी आ रही थी, बट यहाँ उल्टा है। अगर ये दो बिंदु हमने लिए हैं, अगर x1 छोटा है x2 से और इन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो छोटे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आए और बड़े पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू छोटी आए या कभी कभी बराबर भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है? फलन जो है आपका हास्यमान होता है, डिक्रीजिंग होता है। क्लियर? और निरंतर हास्यमान कब होगा? निरंतर हास्यमान, इसके लिए समझिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा बच्चों? यदि x1 इज लेस देन x2, यानी x1 तो x2 से छोटा ही है, x1 x2 से छोटा ही है, और इस पर इंप्लाइज डेट अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो जो fx1 है वो बड़ा आए fx2 से। यहाँ पे बराबर की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ किसी पॉइंट पे बराबर नहीं आएगा, सिर्फ बड़ा ही होगा, यानी fx1 इज ग्रेटर देन fx2।
एट x1 लेस देन x2, तो फंक्शन क्या होगा? तो बच्चों फंक्शन निरंतर हास्यमान होगा। समझ में आया? सबसे पहले क्या था, x1 हर केस में x1 x2 से छोटा ही है बच्चों, देखो हर जगह, यानी जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं इसके डोमेन से x1 x2, तो x1 ऑलवेज लेस देन x2 है, x1 हमेशा x2 से क्या है, छोटा ही है। अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालें कि x1 लेस देन x2 और फंक्शन की वैल्यू fx1 लेस देन इक्वल आ जाए fx2 के, तो फंक्शन वर्धमान होता है, और ओनली लेस देन आती है तो फंक्शन निरंतर वर्धमान होता है। और x1 इज लेस देन x2 और फंक्शन की वैल्यू fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, यानी fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी आए या किसी पॉइंट पे बराबर भी आ जाए तो फंक्शन हास्यमान होता है, और सिर्फ बड़ा ही आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, निरंतर हास्यमान होता है। समझ में आया? ठीक है। अब कैसे ये हो रहा है देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं ग्राफ के माध्यम से, मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ था, ये किसका था बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ था, यानी निरंतर क्या था यहाँ पे, निरंतर वर्धमान था। तो देखिए आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर निरंतर वर्धमान के लिए कि x1 अगर छोटा है x2 से तो फंक्शन की वैल्यू छोटे पर छोटी और बड़े पर बड़ी आएगी। जैसे मान लीजिए ये लगातार बढ़ रहा है, सॉरी ये गलत बन गया ग्राफ, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाना था, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो ये मान लीजिए ग्राफ एक्सेस हो गई और ये आपका ग्राफ है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप गौर दीजिए बच्चों कि ये अगर मान लें यहाँ पर ये आपका ये x बराबर 1 x1 पर है, ये यहाँ ये x1 है और ये यहाँ पर x2 है। तो आप देखिए बच्चों निरंतर वर्धमान के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये निरंतर वर्धमान का ग्राफ है। तो अगर x1 छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, यानी जो ग्राफ आएगा वो भी छोटा ही आएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। देखो ये x1 पर ये fx1 और x2 पर ये fx2। तो अगर x1 इज लेस देन x2, यही यहाँ से यहाँ पे मापेंगे तो x की वैल्यू छोटी होगी और यहाँ से यहाँ तक बड़ी होगी। तो छोटी वैल्यू पर फंक्शन का ग्राफ छोटा है, बड़ी वैल्यू पर फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, तो वही चीज है, x1 अगर x2 से छोटा है, अगर x1 छोटा तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी, x2 बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी, तो इट मीन्स निरंतर वर्धमान। और यहाँ भी देखो x1 छोटा तो फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे छोटा है, x2 बड़ा तो फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे बड़ा है। तो वैल्यू छोटी तो ग्राफ भी छोटा, वैल्यू बड़ी तो ग्राफ भी बड़ा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, और ये निरंतर वर्धमान का ही ग्राफ है। ऐसे अगर आप निरंतर हास्यमान की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर हास्यमान फलन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अगर बात करें कि सपोज यहाँ पर ये x1 और यहाँ पर ये x2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये x1 है, तो यहाँ पर x1 इज लेस देन x2, तो x1 छोटा है लेकिन फंक्शन का ग्राफ क्या है, ग्राफ यहाँ पे बड़ा है, ग्राफ यहाँ पे बड़ा है। और लेकिन यहाँ पे x2 का मान तो बड़ा है बट ग्राफ यहाँ पे उतना ही नीचे गिर गया, मतलब यहाँ कम गिरा था, इट मीन्स इससे तो बड़ा ही था ग्राफ। तो वैल्यू छोटी थी लेकिन ग्राफ बड़ा था, वैल्यू छोटी है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, उल्टा चक्कर है। तो यहाँ भी x1 पर x1 छोटा है लेकिन ग्राफ बड़ा है, x2 बड़ा है लेकिन ग्राफ छोटा है। तो वही चीज तो यहाँ पे उल्टा चक्कर बन रहा है, x1 छोटा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ जाए, और x2 बड़ा हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू x2 पर छोटी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निरंतर हास्यमान होता है, और निरंतर हास्यमान का ही तो ग्राफ था। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। इस तरीके से भी, इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ जाएंगे। कुल मिला के आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना देखना है यदि x1 छोटा है x2 से और फंक्शन की वैल्यू छोटी आती है छोटे पॉइंट पर, बड़ी आती है बड़े पॉइंट पर, ठीक है, यानी x1 छोटा है x2 से और इन पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो यदि fx1 छोटा आए या बराबर आए fx2 से तो हास्यमान होगा, या सिर्फ छोटा आए तो निरंतर हास्यमान होगा, सिर्फ वर्धमान होगा। ठीक है, अगर fx1 छोटा या बराबर आए fx2 से तो वो वर्धमान होगा, और fx1 सिर्फ छोटा आए fx2 से तो निरंतर वर्धमान होगा, और x1 छोटा है x2 से और fx1 की वैल्यू बड़ी या बराबर आए fx2 से तो हास्यमान होगा, और सिर्फ बड़ी आए तो निरंतर हास्यमान होगा।
ये 4 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, ठीक है। और ये ग्राफ के माध्यम से भी समझ गया और नॉर्मल भी समझ गए। तो ये तो था बच्चों फंक्शन के बारे में। अब बच्चों इसमें 2 टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर। एक तो फंक्शन के बेस पर और एक बच्चों डेरिवेटिव के आधार पर, यानी प्रथम कोटि के अवकलज के आधार पर भी हम पहचानेंगे कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। उसको समझ लीजिए बच्चों। तो ये तो था किसी फंक्शन के आधार पर। अब हम किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान होना बात करेंगे बच्चों हम डेरिवेटिव के आधार पर, यानी अवकलज के आधार पर। जैसे बच्चों मान लीजिए इसके लिए भी यहाँ भी हमें कोई फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, y बराबर एफ एक्स कोई रियल फंक्शन है, ठीक है। और ये जो y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, ये फलन यहाँ पे पर मैं लिख देता हूं, प्रथम कोटि के अवकलज डेरिवेटिव द्वारा किसी फलन का किसी फलन के वर्धमान किसी फलन का वर्धमान या ह्रासमान होना, ठीक है, डेरिवेटिव के आधार पर, यानी एफ डैश एक्स y1 बोल दो या एफ डैश एक्स बोल दो, इसके आधार पर हम बात करेंगे। यानी जब किसी फंक्शन का एक बार हम अवकलन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम क्वेश्चन में लेंगे कि किसी फंक्शन का अवकलज के आधार पर बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कभी कभी इंटरवल भी निकलवाएगा। तो हम उस फंक्शन का पहले एक बार अवकलन करेंगे और वहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे, ठीक है। तो कब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यानी कब वो ह्रासमान होगा, कब वो वर्धमान होगा, या कब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्धमान होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए बच्चों अगर हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, यानी यदि एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a, b पर सातत्य तथा ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय होना चाहिए। यानी जो भी हमारा फंक्शन है अगर वो क्लोज इंटरवल a, b पर क्या हो, सातत्य, और ओपन इंटरवल a, b पर क्या हो बच्चों, वो अवकलनीय हो। तो यदि हम इस फंक्शन का अवकलन करें, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है भाई, एक बार अवकलन करते हैं एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स मिलता है, तो उसी को तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b पर कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय हो, तो हम इसका अवकलन करें, फिर क्या करें, अवकलन। यदि इसका अवकलन यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आए, यानी 0 से बड़ा आए, भाई 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। तो यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, ओपन इंटरवल a, b, यानी जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है वो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b के लिए, यानी ओपन इंटरवल a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू है उन सभी वैल्यू पर ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है ये हमेशा 0 से क्या है, बड़ा आए। तो फलन क्लोज इंटरवल a, b पर, तो फलन
क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर वर्धमान होगा तथा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर निरंतर वर्धमान होगा। देखो यहां पे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालें, यानी एक बार अवकलन करें और उस डेरिवेटिव की x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b पर वैल्यू निकालें और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से बड़ी आए, यानी पॉजिटिव आए, तो वो फंक्शन fx क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर तो वर्धमान होगा और यही फंक्शन fx ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल पर तो वर्धमान होगा लेकिन ओपन इंटरवल पर निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा आए, इट मींस पॉजिटिव आए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b पर, तो वो फंक्शन fx क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर वर्धमान और ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, यदि ये f डैश x 0 से छोटा है, लेस देन 0, x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल a कॉमा b के प्रत्येक बिंदु पर लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटा आए, इट मींस नेगेटिव आए, ऋणात्मक मान आए, f डैश x का मान 0 से छोटा आए, नेगेटिव वैल्यू आए, तो फलन क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर ह्रासमान होगा तथा ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो दो ही पॉइंट्स है। अगर f डैश x 0 से बड़ा आ जाता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर वर्धमान और ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर वर्धमान। और यदि f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, यानी नेगेटिव मान आ जाएगा अवकलन का, उस फंक्शन का अवकलन करके उसका मान अगर नेगेटिव आएगा तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर ह्रासमान होगा और ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, ये दो केस हैं। और यदि बच्चों, तीसरा पॉइंट, यदि f डैश x इज इक्वल टू 0, यदि उस फलन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्रथम कोटि का जो अवकलज है, वो अगर 0 के बराबर आ जाए। भाई यहाँ क्या था कि f डैश x 0 से बड़ा आएगा, यानी पॉजिटिव, यहाँ f डैश x 0 से छोटा होगा, और यदि उसका अवकलन करके f डैश x 0 के बराबर आ जाए तो बच्चों, यदि f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो फलन fx बच्चों ना तो वर्धमान ना ह्रासमान, वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, फलन नियत होगा बच्चों, नियत होगा, यानी कांस्टेंट होगा। वो कैसा होगा बच्चों? वो कांस्टेंट होगा। तो ये तीन पॉइंट्स थे बच्चों डेरिवेटिव के आधार पर, यानी अगर किसी फंक्शन को डेरिवेटिव के आधार पर चेक करना हो, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं बच्चों, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या कांस्टेंट, तो क्या सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया बच्चों ने बहुत सिंपल तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसका एक बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करके f डैश x निकालना है। अगर उस f डैश x का मान ओपन इंटरवल a कॉमा b पर 0 से बड़ा आ रहा है तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर वर्धमान और ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर वर्धमान, और अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर ह्रासमान और ओपन इंटरवल a कॉमा b पर निरंतर ह्रासमान, और यदि वो 0 के बराबर आ रहा है तो फलन नियत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। अगर आपने ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखाए हैं, ये अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिए, और मैंने ग्राफ के माध्यम से भी समझाया था और उससे पहले डेफिनेशन के माध्यम से भी समझाया था। अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली
तो इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट पर भी आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा, ये गारंटी है। बशर्ते अगर आप वीडियो को पूरा देखें और हर बात को जो मैंने समझाया है उसको ध्यान से समझें। तो ये सारी बातें क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो वहां पर यूज होंगी, और आपको नहीं पता होंगी तो फिर आपके सवाल समझ में नहीं आएगा। और यही रीजन है बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस को समझने में। तो कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो इसीलिए अलग से बनाया है जिससे कि आपको मैं इत्मीनान से अच्छे से समझा सकूं और आप भी अच्छे से इसको समझ सकें। फिर क्वेश्चंस को हम करेंगे बच्चों अगले वीडियो में, आपको कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन पर नहीं आएगी। बस इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पहले जाके अच्छे से पूरा समझिएगा हर बात को, तब आप क्वेश्चंस को करने बैठिएगा, इसका कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।